हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम जो आज डिस्कशन लेने वाले हैं टॉपिक में, वो अगेन क्लास 12th के सिलेबस पर बेस्ड एक टॉपिक है और उसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पार्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। देखिए, इस पर मैंने एक और वीडियो भी बनाया हुआ था कंपैरेटिव बैलेंस शीट के ऊपर में। उसमें मैंने बहुत सारी बेसिक बातें सारी एक्सप्लेन की हुई है। सबसे पहला उसमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की क्या जरूरत है हमको। मैं शॉर्ट में आपको यहाँ भी रिवाइज कर देता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमको एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिजनेस करते रहना बस जरूरी नहीं है, बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, सॉल्वेंसी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी है, ग्रोथ कैसी है बिजनेस की, तो हम ये सब कंपेयर करके इन सब बातों को समझ सकें। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमको एनालिसिस करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद, राइट। अब ये करने के लिए टूल्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लाइक ट्रेंड एनालिसिस होता है हमारे पास में कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है हमारे पास में, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे हो गए टूल्स करने के। अब इसमें हम जो इस वीडियोस में भी डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं। देखिए, नाम पर गया है ये, वैसे तो कैसे नाम पर गया है, बट कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप बना रहे हो तो करना क्या है आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जिसमें कंपैरिजन करना है, बस बात खत्म, इतना ही करना है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कंपैरिजन हो, उसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। किसके बीच में कंपैरिजन हो? हमारे बिजनेस के 2 ईयर के फिगर्स में, ताकि हम समझ सके कि पिछले लास्ट ईयर के मुकाबले प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में हमारे बिजनेस में क्या बढ़ा है, क्या घटा है, क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है। इस बात को समझने के लिए हम इसे बनाते हैं, राइट। तो ये हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के पीछे का पर्पस और क्या इसके पीछे लॉजिक है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसका फॉर्मेट समझने के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है। जो कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया गया, उसमें 2 चीजों का फॉर्मेट बताया गया, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये चूंकि पूरा चैप्टर फॉर्मेट का ही खेल है ये पूरा, तो आपको फॉर्मेट अच्छे से मालूम होना चाहिए, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फटाफट शॉर्ट में हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम जो बनाते हैं ये फॉर्मेट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पर्टिकुलर लेते हैं, अगर नोट नंबर लेते हैं किसी चीज के लिए, वर्किंग नोट या आपको डिटेल में फुट देने की जरूरत है, फुट नोट, और उसके बाद फिगर्स लिखते हैं। फिगर्स और अमाउंट के 2 कॉलम लिखते हैं। वो 2 कॉलम किसके किसके होते हैं? एक होता है प्रीवियस ईयर का और एक होता है करंट ईयर का। 2 ईयर होते हैं, 2 ईयर में अमाउंट हमेशा लिखा जाता है। क्या फॉर्मेट के अंदर बातें आती हैं भाई? सबसे पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो भी आप मेन एक्टिविटी कर रहे हैं उससे, जो भी आप सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उससे आपको जो पैसा मिलता है बिजनेस में, आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब उसमें ऐड करते हैं हम, भाई कोई दूसरी इनकम भी तो हो सकती है कभी कभी बिजनेस में, तो वो हम अदर इनकम के नाम से लिख करके उसमें ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने से जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, टोटल इनकम ऑफ द बिजनेस, दोनों को ऐड करने से। अब इसमें से हम माइनस करने वाले हैं, क्या माइनस करने वाले हैं? एक्सपेंसेस माइनस करने वाले हैं। तो हम एक्सपेंसेस का एक हेडिंग देते हैं और बिजनेस के सारे एक्सपेंडिचर को उसके अंदर में कवर कर लेते हैं। बिजनेस के सारे एक्सपेंडिचर को अलग अलग ब्रॉडर कैटेगरीज में डिफाइन कैसे करते हैं हम? सबसे पहले कितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया, वो सब ले लेते हैं। फिर आपने कितना फिनिश गुड का स्टॉक आपने परचेज किया मार्केट से, वो ले लेते हैं। फिर हम ले लेते हैं आपका जो स्टॉक है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस इन द स्टॉक, वो ले लेते हैं। फिर बिजनेस की और क्या मेन कॉस्ट होती है? बिजनेस को रन करने के लिए एम्प्लॉय की कॉस्ट, बहुत सारे एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उन सब की जितनी भी कॉस्ट है वो सब आ गई एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर। फिर बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो फाइनेंस को लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे फाइनेंस कॉस्ट, वो सब उसके अंदर आ जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन वगैरह एसेट के ऊपर चार्ज होता है, तो वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, वो सब भी उसके अंदर आ जाएगा, राइट। तो ये सारे एक्सपेंडिचर को हम लिख लेंगे और उसके बाद इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस बच गया तो उसको अदर एक्सपेंसेस के नाम से लिख देंगे, सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे। अब देखिए ऊपर क्या लिखा था हमने? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट।
लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमने अभी इस पे गवर्नमेंट को टैक्स दिया नहीं, अभी देना है। तो ये जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस कर देंगे जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को देना है, जो भी टैक्स गवर्नमेंट को देना है वो माइनस कर दीजिए। तो टैक्स माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस ये प्रॉफिट ही तो हमारा प्रॉफिट है, शेयर होल्डर का प्रॉफिट है, ऑनर का प्रॉफिट है। तो ये फॉर्मेट आपको दिया गया है, कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है ये फॉर्मेट मालूम होना बहुत जरूरी है, राइट। अब देखते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, उसके पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये तो देखा आप लोगों ने फॉर्मेट किसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब अगर हमको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? उसका फॉर्मेट, जो फॉर्मेट अभी हमने डिस्कशन किया वो तो होगा ही होगा। फिगर अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। इसके अलावा 2 कॉलम नए और बनाए जाएंगे। 2 कॉलम में पहला कॉलम होगा एब्सोल्यूट चेंज का, मतलब कितना चेंज हुआ है। हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ खाली कंपैरिजन ही करना है हमको। किसमें कंपेयर करना है? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में कंपैरिजन करना है। दोनों ईयर्स के फिगर अगल बगल में लिखे रहेंगे। अब देखेंगे कि ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, और जो हुआ उसको लिख देंगे कौन से वाले कॉलम में? एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में लिख देंगे, बस, राइट। और चौथा कॉलम होगा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब जो कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो कितना परसेंटेज है प्रीवियस ईयर का, वो हमको लिखना है। तो बस ये 2 कॉलम बनेगा, आपको इतना सा ही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से, इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, और एक ही क्वेश्चन के अंदर सब समझ में आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लायक। ऑलराइट, तो क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। तो स्क्रीन के सामने क्वेश्चन, मैं अपने नोट्स से क्वेश्चन देखता हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। From the following statement of profit and loss for the year ended 31st March 2013, prepare comparative statement of profit and loss of the Goods Services Limited. गुड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसका आपको 31 मार्च 2013 को बनाना है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, पहले दिया प्रीवियस ईयर का 2012-13 का, फिर दिया है पहले दिया करंट ईयर का 12-13 का, और फिर दिया प्रीवियस ईयर का 2011-12 का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 20 लाख, 15 लाख, अदर इनकम दिया 10 लाख, 4 लाख, एक्सपेंसेस दिया 21 लाख, 15 लाख, रेट ऑफ इनकम टैक्स बता दिया गया कि 50% है। कैलकुलेट कर लेंगे हम, कोई बात नहीं है। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन को सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हम अपने फॉर्मेट में नोट करेंगे। जैसा हमारा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर सारी बातों को लिख लेंगे। और ध्यान ही रखिएगा, जब ये फॉर्मेट बनाएंगे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, तो पहले आपको प्रीवियस ईयर का फिगर लिखना है, फिर करंट ईयर का लिखना है। मतलब पहले आपको लिखना है 2011-12 का, फिर लिखना है 12-13 का। यहां पर जानबूझ के क्वेश्चन में दे दिया पहले आपको 12-13 का, फिर 11-12 का, ताकि आप गलती कर बैठो, पर आपको गलती करना नहीं है, राइट। तो पहले लेंगे प्रीवियस ईयर का, फिर लेंगे करंट ईयर का। चलिए, हम सबसे पहले लेंगे अपने फॉर्मेट में लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी हमने डिस्कशन किया था, फॉर्मेट के सारे आइटम सीक्वेंस के अंदर में कौन कौन से कब आते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पहले आएगा 15 लाख प्रीवियस ईयर का, फिर लेंगे 20 लाख रुपीस। फिर अदर इनकम भी दिया हुआ है, उसको नीचे लेंगे, वो दिया पहले आपको 4 लाख, फिर दिया 10 लाख, वो दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो टोटल रेवेन्यू आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 19 लाख और 30 लाख रुपीस। इसके बाद एक्सपेंसेस लेंगे। एक्सपेंसेस लेंगे तो कितना लेंगे? एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है 15 लाख और 21 लाख, वो भी ले लेंगे हम। टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? 19 लाख में से माइनस कर देंगे 15 लाख, तो बचा 4 लाख का प्रॉफिट। इधर 30 लाख में से माइनस कर देंगे 21 लाख रुपीस, तो बचा 9 लाख का प्रॉफिट। इनकम टैक्स का रेट दे दिया गया 50%, तो नीचे माइनस करेंगे टैक्स 50%। 50% किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का माइनस कर दीजिए 50%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है फर्स्ट केस में 4 लाख प्रीवियस ईयर में, उसका 50% कितना होगा? 2 लाख, माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 2 लाख रुपीस। सेकेंड ईयर में कितना है? 9 लाख रुपीस प्रॉफिट है, उसमें माइनस कर दीजिए उसका 50% कितना? 4,50,000 रुपीस। तो क्या बचेगा? 4,50,000 रुपीस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस ये था पहला स्टेप, कि वो जो फिगर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसको हम अपने फॉर्मेट में नोट कर लेंगे। अब आइए सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप है एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम। एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम के अंदर जितने भी चेंजेस हुए हैं हम उनको लाइन से लिखेंगे। क्या क्या चेंज हुए, कंपैरिजन करते जाइए और चेंज को लिखते जाइए बस। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कंपेयर कीजिए, पहले था 15 लाख, अब हो गया 20 लाख। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 5 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में लिख दीजिए 5 लाख रुपीस।
इंक्रीज हुआ है इसलिए कुछ नहीं। अगर डिक्रीज हो जाएगा कोई भी आइटम तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है हमको, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो अलग से दिखना चाहिए कि हाँ डिक्रीज हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे हम उसको। अदर इनकम 4 लाख से 10 लाख हो गई, ये भी इंक्रीज हुआ है। 6 लाख इंक्रीज हुआ है तो 6 लाख लिखेंगे और सिंपली 6 लाख लिख देंगे एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में। टोटल रेवेन्यू 19 से 30 हो गई तो कितना इंक्रीज हो गया, 11 लाख इंक्रीज हो गया, तो 11 लाख देखेंगे इंक्रीज वाले कॉलम में, एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में। एक्सपेंसेस 15 लाख टू 21 लाख हो गया, 6 लाख का इंक्रीज हो गया तो 6 लाख लिख देंगे एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में, इंक्रीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपैरिजन कीजिए, 4 लाख था अब 9 लाख हो गया, 5 लाख रुपए प्रॉफिट बढ़ गया तो 5 लाख लिख दीजिए एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में। टैक्स पहले 2 लाख था अब 4.5 लाख हो गया, 2 लाख था 4,50,000 हो गया तो 2,50,000 इंक्रीज में आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले 2 लाख था 450 हो गया तो वो भी 250 आ जाएगा। तो ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम, जो कि बहुत इजी है। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करो, जो चेंज हुआ उसको लिख दो, बात खत्म। अब आइए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं? जो एब्सोल्यूट चेंज हुआ है, जितना चेंज हुआ है उसको डिवाइड करेंगे हम प्रीवियस ईयर के फिगर से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, राइट? तो जो कोई भी चेंज वाला फिगर है उसको हर साल प्रीवियस ईयर के फिगर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मालूम चलेगा कितना परसेंटेज चेंज आया है। फॉर एग्जांपल देखिए फर्स्ट आइटम का, सब में वैसे ही करना है, सिमिलर करना है। फर्स्ट आइटम में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 5 लाख। चेंज कितना हुआ, 5 लाख। प्रीवियस ईयर में कितना था, 15 लाख था, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय कर देंगे 15 लाख इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा 33.33%। बहुत सिंपल है। हमेशा ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए नीचे जो डिवाइड किया जाएगा वो कौन सा किया जाएगा, प्रीवियस ईयर का फिगर। गलती से भी करंट ईयर का फिगर मत कर दीजिएगा, प्रीवियस ईयर का फिगर ही नीचे लिया जाएगा और ऊपर कौन सा होगा, जो चेंज हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। यही फॉर्मूला आपको सब में लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो एक सेकंड आइटम देख लीजिए, 6 लाख का चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कितना था, 4 लाख इंटू 100 तो कितना आ गया, 150%। तो 150% लिख दो वहां पर। कई लोगों को लगता है परसेंटेज है 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज होने पर भी वो 100 से ऊपर का परसेंटेज भी हो सकता है, राइट? तो 150% चेंज हुआ है। सब में ऐसा ही कर दीजिए, सब में ऐसा ही कर दीजिए, तो सब में आ जाएगा 57.89%, 40%, 125%, 125%, 125%, राइट? आई होप कि इसमें बहुत ज्यादा अब एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, क्योंकि हर बार हमको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। क्या प्रोसेस करना है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का फिगर मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज अपने आप आते जाएगा, राइट? तो ये था कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब सिंपली अगर मैं शॉर्ट में रिवाइज करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 साल का रहेगा, उसमें हमको कंपैरिजन करना है, एब्सोल्यूट चेंज के फिगर को लिखना है, इंक्रीज है तो कुछ भी नहीं करना है, डिक्रीज है तो ब्रैकेट में लिखना है। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई डिक्रीज आया नहीं, आता तो हम उसको ब्रैकेट में लिख लेते बस, और लास्ट में परसेंटेज वाले कॉलम में परसेंटेज निकाल के रख देना है। तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, हर किसी के लिए बनाना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, बहुत डिफिकल्ट है इस टॉपिक से, चैप्टर से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है उसके लिए भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना, और बहुत डिफिकल्ट है सारे स्टूडेंट के लिए कि वो इस क्वेश्चन को गलती से भी गलत कर जाएं, ये भी उनसे नहीं होता। मतलब इतना इजी कि सही बनता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप एक्सपर्ट बनेंगे। और मैंने दूसरे भी और अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट के, कॉमन साइज के, वो सब भी आप देखिएगा, और भी अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग चैप्टर के। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे वीडियोस में समझाए हुए कंसेप्ट है उनका आप फायदा उठा सकें। थैंक यू।